तो कल मैंने दो पर्सपेक्टिव बताए थे इन्वायरमेंट के। ठीक है, पहला मैंने बताया था कि रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी एंड रेडिकल इकोलॉजी। पर उससे भी पहले मैंने बताया था कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम चल रहा था उस समय एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म के नज़रिए से वेस्ट में काम हो रहा था। या दुनिया की जो अर्थव्यवस्थाएं थी वहाँ इसी दृष्टिकोण से चल रही थी, जिसमें मानव को केंद्र माना गया था और प्रकृति का बहुत सारा शोषण इस दौरान हुआ। 1960 और 1970 के दशक में प्रकृति या इन्वायरमेंट के रिलेटेड समस्याएं दुनिया के सामने उजागर होती हैं और उसके ऊपर चिंताएं व्यक्त करी जाती है। पूरी दुनिया इसके बारे में सोचना शुरू कर देती है और उसी दौरान इकोसेंट्रिज्म चलता है। इकोसेंट्रिज्म का मतलब क्या है कि यहाँ पर प्रकृति केंद्र में है। इकोसेंट्रिज्म में दो दृष्टिकोण पाए जाते हैं, एक रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी एंड एक रेडिकल इकोलॉजी। रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी को सुधारवादी परिस्थितिकी कहते हैं, जिसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे परिवर्तन किया जाएगा, उसकी कुछ कमियां हैं तो उनको ठीक किया जाएगा। सुधारवादी परिस्थितिकी को उथली परिस्थितिकी भी कहते हैं, यानी कि उतना गहराई से ये विचार नहीं करता है। इसकी आलोचना इस आधार पे भी होती है कि उतना गहराई से इसके द्वारा विचार नहीं किया जाता है। इस दृष्टिकोण के द्वारा कहा जाता है कि हमें व्यक्तिवाद को बनाए रखना है, हमें भौतिकवादी विकास, जब भौतिकवाद की ज़रूरतें इंसान की पूरी करनी है और साथ ही साथ आर्थिक विकास भी करना है और उसी के साथ पर्यावरण को भी ध्यान में रखना है। और इस दृष्टिकोण में अभी भी जो केंद्र में है वो मानव ही है, प्रकृति अभी तक केंद्र में नहीं आई है, क्योंकि ये व्यक्तिवाद किसको बढ़ावा दे रहा है? एक व्यक्ति को महत्व दे रहा है। भौतिकवाद इंसान की भौतिक ज़रूरतों को पूरा करना है और इसी के साथ विकास करते रहना है, यानी कि इंडस्ट्रीज़ ख़त्म नहीं करनी है, इंडस्ट्रीज़ वैसी की वैसी ही बनाए रखनी है। और भौतिकवाद जो एक दृष्टिकोण है इंसान का ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अर्जित करने का, वो दृष्टिकोण तो रहेगा ही रहेगा, पर उसी के साथ ही ये वाला दृष्टिकोण कहता है कि विकास जो है उसको थोड़ा सा सस्टेनेबल बनाना है। तो यहाँ पर स्क्रीन पे लिखा है, सुधारवादी परिस्थितिकी का उद्देश्य परिस्थितिकी सिद्धांतों को पूंजीवादी समाज के मुख्य पहलुओं जैसे व्यक्तिवाद, भौतिकवाद और आर्थिक विकास के साथ संतुलित करना है। तो यहाँ पर दो चीज़ें आ रही हैं, एक आ रहा है पूंजीवाद, दूसरा आ रहा है परिस्थितिकी। परिस्थितिकी का मतलब मैंने क्या बताया है? पर्यावरण। एंड पूंजीवाद का मतलब क्या है? पूंजीवाद एक आर्थिक व्यवस्था होती है जो कि आधुनिक समाज में पाई जाती है। यहाँ पर उत्पादन के साधन सेकेंडरी सेक्टर में काफ़ी डेवलप हो गए होते हैं, जिसको आप इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, आधुनिक समाज होता है और उसी के साथ इन उद्योगों के मालिक जो होते हैं वो व्यक्ति होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, जिनको आप कैपिटलिस्ट कहते हैं। उनका मकसद अधिक से अधिक प्रॉफिट सीख करना होता है। अब क्योंकि पूंजीपति का एक मकसद अधिक से अधिक प्रॉफिट सीख करना है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाएगा, जिसके कारण प्रकृति का बहुत ज़्यादा शोषण होगा। तो यहाँ पर सुधारवादी परिस्थितिकी कहता है कि व्यक्तिवाद को वैसे ही बनाए रखेंगे, भौतिकवाद को भी वैसे ही बनाए रखेंगे, ग्राउथ भी हम करते रहेंगे, पर उसी के साथ साथ पर्यावरण का भी ख्याल रखना है। तो इसीलिए इसको मॉडर्निस्ट आधुनिकतावादी परिस्थितिकी या फिर उथली शैलो परिस्थितिकी के रूप में भी जाना जाता है। आधुनिकतावादी परिस्थितिकी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूंजीवाद को भी साथ साथ में ही बनाए रखता है कि हमें विकास की गतिविधि को रोकना नहीं है, बल्कि उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना है। और परिवर्तन क्या करना है कि पहले उद्योग यदि हम कोल से चला रहे थे, डीजल से चला रहे थे, पेट्रोल से चला रहे थे, अब उद्योगों को हम किसी ग्रीन टेक्नोलॉजी से चलाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी से चलाएंगे, जैसे विंड एनर्जी होगी, सोलर एनर्जी होगी, हाइड्रो पावर्स होगी, उसके माध्यम से इंडस्ट्री चलाई जाएंगी। प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, परंतु विकास निरंतर किया जाएगा। इसको शैलो परिस्थितिकी, उथली परिस्थितिकी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पर्सपेक्टिव के ऊपर कभी कभी आरोप लगते हैं कि इसके द्वारा अभी तक व्यक्ति को केंद्र में रखा गया है, इसलिए ये ऊपर ऊपर की बात कर रहे हैं, गहरी बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसका विरोध किया जाता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार विकास की सीमाएं होती हैं, लिमिट्स टू ग्राउथ। जब उद्योग लगाए जाते हैं उसमें कोल का यूज़ किया जाता है,
पेट्रोल का यूज़ किया जाता है, डीजल का यूज़ किया जाता है, तो वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो विकास भी ख़त्म हो जाएगा, फिर तो हम विकास कर ही नहीं सकते। सिंपल सा मतलब क्या है कि ये जनरेशन तो उद्योग लगाकर बहुत सारी वस्तुओं को प्रोड्यूस कर लेगी, पेट्रोल, डीजल एंड कोल से, और इसी के अलावा नेचुरल जो रिसोर्सेज ज़मीन से हमें मिलती हैं उनको ख़त्म करके। पर आगे की जो जनरेशन्स हैं उनके लिए वो खतरे की घंटी है, क्योंकि उनके पास कुछ बचेगा ही नहीं ऐसा। तो इसके लिए ये सतत विकास का नारा देते हैं, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सतत विकास का मतलब क्या है कि धीरे धीरे विकास करना, प्रकृति का ज़्यादा दोहन ना करना, प्रकृति का दोहन इस प्रकार से करना कि आगे कई जनरेशन्स भी उन प्रकृति के रिसोर्सेज का यूज़ करती रहे। तो सिंपल सी भाषा में यदि हम बात करें तो इसके आगे एक टर्म दी गई है बीक सस्टेनेबिलिटी, जिसका मतलब है कि धीरे धीरे अमीर बनना है। अब ये वाला जो दृष्टिकोण इसलिए भी इसकी आलोचना करी जाती है क्योंकि अभी भी ये मान नहीं रहा कि इंसान को अपनी जो क्रेविंग है पावर सीख करने की, ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित करने की, इसके द्वारा भी अभी ख़त्म नहीं करी गई है। इसके द्वारा कहा गया है कि पूंजीपति अमीर बनेंगे, इंसानों को अमीर बनना है, उद्योगपतियों को अमीर बनना है, परंतु धीरे धीरे बनना है। तो जो दोहन का प्रकृति का जिस पेस में, जिस स्पीड से पहले हो रहा था, उसको थोड़ा कम करना है, और इसी के साथ कुछ नए उपाय खोजे जाएंगे जिसके माध्यम से विकास किया जाएगा, जिससे इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं होगा। और जब इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होगा तो आगे की कई जनरेशन्स इन रिसोर्सेज का प्रयोग करती रहेंगी और उनके पास और भी अल्टरनेटिव आ जाएंगे, और भी ऑप्शंस आ जाएंगे। इस दृष्टिकोण के अनुसार पर्यावरणीय क्षति को एक सामाजिक लागत, सोशल कॉस्ट के रूप में देखा जाता है, जिसे आर्थिक निर्णयों में शामिल किया जाना चाहिए। तो ये दृष्टिकोण ये भी मानता है कि जो विकास किया जाता है उद्योगों से, कोल, डीजल, पेट्रोल से चलने वाली इंडस्ट्रीज से, उससे पर्यावरण को लंबे समय के लिए नुकसान भी होता है। एक लंबे समय के लिए नुकसान भी होता है कि उद्योग लग गए हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, और उसका प्रभाव कब देखने को मिला? 1960 और 1970 के दशक में पूरी दुनिया के अंदर देखने को मिला, और आज उसका प्रभाव पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। तो फॉर द टाइम बिंग, कुछ टाइम के लिए तो उनको लग सकता है कि इससे कुछ नुकसान नहीं हो रहा, पर इससे पूरे समाज को नुकसान होता है, जिसका जो प्रभाव है वह लंबे समय बाद दिखता है। अब सुधारवादी जो परिस्थिति है, मैं पहले कह चुका हूँ, ये नहीं बोल रही है कि इंसानों को अपनी ग्रीड कम करनी है या इंसानों को अपने नज़रिए को चेंज करना है। ये सिर्फ इतनी सी बात कर रही है कि हमें प्रकृति का दोहन ऐसे करना है कि हम लॉन्ग टर्म में उसके बेनिफिट ले पाएँ, और उसमें ऐसा सुधार करना है जिसमें लंबे समय के लिए हम प्रकृति के साथ रह पाएँ। इस प्लैनेट के ऊपर जो जीवन है वो लंबे समय के लिए संभव रहे। सुधारवादी परिस्थिति को एनलाइटेंड एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म भी कहते हैं। प्रबुद्ध मानव केंद्रीयता, एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म के बारे में पढ़ रहे थे, मानव केंद्र के बारे में पढ़ रहे थे, तो वो औद्योगिकरण का दौर था जब मानव को केंद्र में माना जाता था। परंतु जैसे ही इन्वायरमेंट के खिलाफ मूवमेंट शुरू होते हैं तो अब एक नई टर्म दी जाती है और कहा जाता है कि प्रबुद्ध मानव केंद्रीयता शब्द प्रयोग करी जाएगा, यानी कि अभी भी केंद्र में मानव ही रहेगा, परंतु उसको थोड़ा सा जागृत किया जाएगा, जिसमें मानव को बोला जाएगा कि शॉर्ट टर्म के इंटरेस्ट मत देख, लंबे टर्म, लॉन्ग टर्म के इंटरेस्ट देख, लंबे समय के लिए क्या फ़ायदा होगा। अभी भी जो टेंडेंसी है विकास करने की वो रोकनी नहीं है, अभी भी केंद्र में मानव ही है। इसलिए इस जनरेशन के मानव और फ्यूचर की जनरेशन्स के मानव भी पूरे जितने भी जो रिसोर्सेज हैं उनका प्रयोग कर पाएँ, इसके लिए इस नज़रिए से सोचना पड़ेगा। यही प्रबुद्ध मानव केंद्रियता कहती है कि लंबे समय के लिए हितों के बारे में सोचना। तो लंबे समय के लिए कैसे सोचा जाएगा? जब पेट्रोल, डीजल और कोल का जो प्रयोग है वह बड़े स्तर पे कम किया जाएगा, इसके स्थान पर ग्रीन टेक्नोलॉजी लाई जाएगी। यदि कोई व्यक्ति औद्योगिक विकास इन कन्वेंशनल मीन्स ऑफ रिसोर्सेज से करता है तो उसको डिस्करेज किया जाएगा। उसके आगे मैं उपाय बताता हूँ, पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो जॉन स्टुअर्ट मिल थे, इनके बारे में भी आपने पढ़ा होगा, लिबर्टी के बारे में ये बात करते हैं। स्थिर अर्थव्यवस्था का इनके द्वारा समर्थन किया गया है और इनके द्वारा कहा गया है,
अब ये जो रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजिस्ट हैं ये जॉन स्टुअर्ट मिल से भी प्रेरणा लेते हैं, क्योंकि जॉन स्टुअर्ट मिल ने बेंथम का जो उपयोगितावाद था उसमें परिवर्तन कर दिया था। और जॉन स्टुअर्ट मिल ने बोला था कि देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ द प्लेजर ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी के आधार पर सुख और दुख में अंतर होता है। इसलिए जॉन स्टुअर्ट मिल ने बोला था कि जरूरी नहीं है कि वस्तुओं का उपभोग कर ही लेना है, बल्कि इसी के साथ हमें कभी कभार वस्तुओं के उपभोग की बजाय प्रकृति में ज़्यादा आनंद मिलता है। जैसे आप देखते होंगे कि दिल्ली में बैठा हुआ, शोर शराबे में बैठा हुआ व्यक्ति इस चीज़ की क्रेविंग नहीं करेगा कि वहाँ पर उसको कितनी फैसिलिटीज़ मिल रही है। वो चाहेगा कि कहीं पहाड़ी इलाके में आ जाऊँ, वहाँ पर मुझे थोड़ी शांति मिले। तो पहाड़ी इलाके में आने के बाद कोई छोटा सा झरना भी बह रहा हो, जिस पानी को लोग हाथ लगाना तक वहाँ के लोकल पसंद ना करते हो, तो वो व्यक्ति जब दिल्ली से आएगा या किसी मेगा सिटी से आएगा तो वो बोलेगा कितना ज़बरदस्त यहाँ पर पानी है, क्योंकि उसको लग रहा है कि ये नेचर में उसको ज़्यादा आनंद मिल रहा है। तो इसी दृष्टिकोण की बात जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा करी गई है। आगे पीटर सिंगर के द्वारा कहा गया है, इन्होंने एनिमल राइट्स की बात करी है और इसमें इन्होंने कहा है कि सभी प्रजातियों को पीड़ा से बचने का अधिकार है, ना केवल मनुष्य को बल्कि सभी प्रजातियों को पीड़ा से बचने का अधिकार है। अब जब मैं शब्द उपयोगितावाद कर रहा हूँ तो मैंने बोला कि उपयोगितावाद कहता है कि जो चीज़ हमें सुख देती है वह अच्छी है और जो दुख देती है उससे बचना चाहिए, वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर उपयोगितावाद पर्यावरण के साथ कैसे सार्थक होता है। उपयोगितावाद कहता है कि कुछ टाइम के लिए अपने बेनिफिट को मत देखो, लंबे समय के लिए बेनिफिट देखो कि लंबे समय के लिए आपको क्या फ़ायदा होगा। उपयोगितावाद यह भी मानता है कि पर्यावरण क्षरण मानव जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, जिसमें भविष्य की पीढ़ियां, फ्यूचर जनरेशन्स भी शामिल हैं। इसलिए संसाधनों का संरक्षण वर्तमान और भविष्य के लोगों के लिए अधिकतम खुशी सुनिश्चित करता है। ठीक है, केवल आप प्रेजेंट की जनरेशन की बात करेंगे तो ठीक है आपको सुख मिल जाएगा, बट वो शॉर्ट टर्म का सुख होगा, लॉन्ग टर्म के लिए वो सुख नहीं होगा। अब ये जो सुधारवादी परिस्थिति है, इसके द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए 3 रास्ते बताए गए हैं कि किस तरीके से पर्यावरण के क्षरण को कम किया जा सकता है, पर्यावरण के नुकसान को कम किया जा सकता है। तो 3 पॉइंट है, इनको समझते हैं। पहला है बाजार परिस्थितिवाद या हरित पूंजीवाद, मार्केट इकोलॉजिज्म और ग्रीन कैपिटलिज्म। तो इंटरचेंजेबली आप यूज़ कर सकते हैं। मार्केट इकोलॉजिज्म, जिसका मतलब ये है कि बाजार भी बना रहेगा, विकास भी होता रहेगा और पर्यावरण को भी हमें बचाना है। तो इसके द्वारा कहा जाता है कि बाजारों को पर्यावरणीय क्षति का ध्यान रखने के लिए समायोजित करना है, जिससे व्यवसायों को उनके द्वारा की गई क्षति के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके, जैसे कि हरित करों के माध्यम से। इसका मतलब क्या है कि जो उद्योग कोल से अपनी इंडस्ट्री चला रहे हैं, डीजल से चला रहे हैं, पेट्रोल से चला रहे हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से चला रहे हैं, उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। तो जब किसी इंडस्ट्री के ऊपर ग्रीन टैक्स लगता है तो उसको पता है कि जो मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ उसकी एक कॉस्ट लग रही है, जिसका प्रभाव फ्यूचर में देखने को मिलेगा। इसी के लिए सरकार के द्वारा नीति बनाई गई है और इसी नीति के तहत मेरे ऊपर टैक्स लग रहा है। इस टैक्स से बचने के लिए वो उद्योग अपने उद्योग के अंदर ग्रीन टेक्नोलॉजी लेके आएगा। ग्रीन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि उनका उद्योग ऐसी तकनीक को अपनाएगा जो पेट्रोल, डीजल या कोल के ऊपर नहीं चलेंगे, बल्कि ऐसी एनर्जी के ऊपर चलेंगे जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो ये इससे फ़ायदा होता है। दूसरा इन्होंने तरीका बताया मानव नवाचार और हरित तकनीकें, ह्यूमन इंजेन्यूटी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज। जैसे कि कोई गाड़ियाँ चलती हैं तो वो पेट्रोल पे नहीं चलेंगी, डीजल पे नहीं चलेंगी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पे चल पड़ेंगी, या फिर सौर ऊर्जा से चल पड़ेंगी, या फिर विंड एनर्जी से चल पड़ेंगी। ऐसी गाड़ियाँ वहाँ पर बनाई जाएंगी। इसी को क्या बोलते हैं, ह्यूमन इंजेन्यूटी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी। इसी के साथ यदि फसलें लगाई जा रही हैं, पानी को बचाने के लिए क्या किया जाएगा, सूखा प्रतिरोधी फसलें, ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। जिसका मतलब यह है कि पहले अगर किसी एक फसल को उगाने के लिए साइंटिस्ट ऐसा बीज तैयार करेंगे, अगर पहले किसी एक फसल को लगाने के लिए 100 लीटर पानी लग रहा था मान लीजिए, तो अब उस बीज के कारण 10 लीटर पानी लगेगा।
तो पंजाब के अंदर भी ऐसे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं जिसमें कहा जाता है कि ऐसी गेहूं की वैरायटी लाएंगे, ऐसी चावलों की वैरायटी लाएंगे जिसमें कम पानी, वो जो फसलें हैं वो कम पानी सोखती हो। तीसरा आ जाता है इंटरनेशनल रिजाइम्स एंड ट्रांसनेशनल रेगुलेशन, ग्लोबल गवर्नेंस। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जाएंगे, सभी देश मिलकर आपस में समझौते करेंगे, संधियां करेंगे और इस पर्यावरण को जो क्षति पहुंच रही है उसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। जैसे कॉमन्स की त्रासदी, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स के बारे में हमने पढ़ा था, जिसका मतलब क्या बताया था मैंने आपको कि इस धरती के ऊपर कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण पर्यावरणीय एलिमेंट्स हैं वो सभी के लिए उपलब्ध हैं, उसका कोई भी मालिक नहीं है। जब कोई भी मालिक नहीं है तो उसका प्रयोग वह अंधे होकर कर रहे हैं और एक टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो सभी की ट्रेजेडी, एक दुर्घटना, पूरी दुनिया को एक दुर्घटना देखने को मिलेगी, जिसको बोला जाता है कॉमन्स की ट्रेजेडी, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। यानी कि सभी उससे फ़ायदा इंडिविजुअली ले रहे हैं पर नुकसान सभी का एक साथ होगा। तो इस कॉमन्स की त्रासदी को रोकने के लिए पूरी दुनिया के देश जो हैं वो आपस में आएंगे, एक वैश्विक शासन प्रणाली बनाएंगे जिसको ग्लोबल गवर्नेंस कहते हैं, आपस में मिलकर संधियां करेंगे, समझौते करेंगे, संगठन बनाएंगे और इस समस्या को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो ये कहा गया है रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी। तो रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी के द्वारा पर्यावरण की समस्याओं के ऊपर चिंता व्यक्त करी गई और अभी भी इनके द्वारा मानव को ही केंद्र में रखा गया, प्रकृति के बारे में उतना सोचा नहीं गया है। जैसे कि एक ही व्यक्ति ने यहाँ पर बात करी थी कि इंसानों को भी वैसे ही पीड़ा होती है जैसे एक व्यक्ति ने बात करी कि जानवरों को भी वैसे ही पीड़ा होती है जैसे कि इंसानों को होती है। कुल मिला के जो रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी है इसके सेंटर में अभी तक मानव है और ये मानता है कि जिस तरीके से हम विकास कर रहे हैं उस तरीके से फ्यूचर की जनरेशन्स के लिए रिसोर्सेज नहीं बचेंगे और धरती से मानव डिसअपियर हो जाएंगे। तो मेन कंसर्न मानवों के साथ ही जुड़ा हुआ है, इसलिए विकास का जो पैटर्न है उसको चेंज करना पड़ेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, धीरे धीरे विकास करना पड़ेगा, अमीर भी होना है पर धीरे धीरे। तो ये पर्सपेक्टिव इस नज़रिए से सोचता है, रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी इस नज़रिए से सोचती है। अब आगे रेडिकल इकोलॉजी है जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे।